हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए कुरान। तो दोस्तों एक और सेशन एमसीक्यूज के लिए। पुराना सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करें, उसमें आपको पूरा पुराना सिलेबस मिल जाएगा। नया सिलेबस भी बहुत जल्द शुरू करूंगा, लेकिन इन बिटवीन कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं, आज फिर से उन पर डिस्कशन करेंगे। आई होप ये आपको पहले से आते होंगे। कोशिश करिए मेरे साथ आप खुद इसको पहले से सॉल्व कर लें ताकि आप अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग का क्या मतलब है। तो ऑप्शंस आर ए टू कीप द बुक्स, की बुक्स को अपने पास रखना, टू कीप द बुक्स इन ऑफिस, ऑफिस में बुक्स रखना, सी टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स में मेंटेन करना या फिर रिकॉर्ड बनाना, और डी नन ऑफ दिस। तो इसमें से हमारी ऑप्शन रहेगी सी टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स, की अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में मेंटेन करना या फिर उनके रिकॉर्ड बनाना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन जो है फाइनेंशियल कैरेक्टर की है एंड विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स, और जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब वो इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस की एसेट, लाइबिलिटीज या कैपिटल में कुछ चेंजेस लाए, या तो हमारे एसेट्स को इंक्रीज डिक्रीज करे, या तो हमारी कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज करे, या हमारी लाइबिलिटीज को इंक्रीज या डिक्रीज करे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी जिसकी कोई मनी वैल्यू है। अब यहां पे ऑप्शन देख लेते हैं। ए मेक्स, या ऑप्शन जो है कहता है मेक प्रॉमिस टू सेंड द गुड्स, कि हमने प्रॉमिस किया कि हम गुड्स सेंड कर देंगे। इसकी प्रॉमिस की मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस की, लव की, ट्रस्ट, फेथ की, इसमें बिजनेस में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो किसी को प्रॉमिस कर देना कि गुड्स भेज देंगे, ये कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर है, इसमें हमारे एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज में कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो ये तो रॉन्ग है। बी रिसीविंग एन ऑर्डर टू सेंड द गुड्स, हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ, कोई हमें ऑर्डर करके चला जाए भाई हमें गुड्स भेज देना, और दिया कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं दिया, इट मीन्स ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ पैसों का लेन देन नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, अब देखिए लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, हमारी गुड्स आग लगने से जल गई, तो मैंने क्या कहा, फाइनेंशियल कैरेक्टर वो है, इंफॉर्मेशन है जो हमारी एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज में चेंजेस लाए। अगर हमारी गुड्स जल गई आग लगने की वजह से, इट मींस हमारे एसेट्स डिक्रीज हुए। एसेट्स में गुड्स भी आती हैं, स्टॉक भी आता है, इट मींस हमारा स्टॉक डिक्रीज हुआ, मींस एसेट्स डिक्रीज हुए। तो मैंने कहा कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपके एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज में चेंजेस लाए वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। सो द राइट आंसर इज सी, यानी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। डी था इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया, नौकरी के लिए इंटरव्यू लेना, कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, इससे हमारे एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज में कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये भी गलत थी। चलिए दोस्तों थर्ड इज हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, किसने बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को इन्वेंट किया, किसने डबल एंट्री सिस्टम वाला कंसेप्ट लाया। आंसर्स आर ए विलियम स्पीकर, बी लुकास पिकोली, सी जी आर बॉटलीबाई एंड डी नन ऑफ दिस। तो ये तो आपको याद रखना है कि जिसने डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, हिज नेम वाज लुकास पिकोली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस पेमेंट अकाउंट इज, जो इंश्योरेंस पेमेंट अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट है। दोस्तों आपको याद होगा, कोई पेमेंट हो या फिर कोई रिसिप्ट हो, कोई हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, कोई सैलरी पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं या रिसीव, जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट हम कर रहे हैं वो हमारी सारी नॉमिनल अकाउंट में जाती है। यानी एक्सपेंसेस और इनकम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस हो तब भी नॉमिनल अकाउंट और इनकम हो तब भी नॉमिनल अकाउंट। तो इंश्योरेंस पेमेंट कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, आंसर तो इसका बता ही दिया, ए इन नॉमिनल अकाउंट। बी था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। रियल अकाउंट तो एसेट्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसी बिजनेस के नाम की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो सही आंसर था इसका नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट इज द बिजनेस और इकोनॉमिक्स एंटिटी कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू। अब ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कि बिजनेस अलग और ओनर अलग। एप्लीकेबल किसके लिए, ए सोल प्रोप्राइटर के लिए, बी पार्टनरशिप फर्म के लिए, सी कॉर्पोरेट फर्म ऑफ बिजनेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग, ये इन सबके लिए एप्लीकेबल है, रूल सबके लिए सेम है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कॉर्पोरेट फर्म ऑफ बिजनेस हो, या ऑल ऑफ द अबव। तो इन सब के लिए सेम रूल है कि बिजनेस अलग और ओनर अलग। किसने सिखाया, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने। चलिए जी नेक्स्ट इज
द पर्सनल एसेट ऑफ द ओनर ऑफ ए कंपनी विल नॉट अपीयर ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल या गाइडलाइन, कि ओनर के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो कंपनी की बैलेंस शीट में हम शो नहीं कर सकते। ये किस कंसेप्ट ने सिखाया? एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो सिंपली कहता है कि बिजनेस एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है, बिजनेस चलता रहता है, हम इसको क्लोज नहीं करते, हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती कि बिजनेस को क्लोज किया जाए, ये एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो कहता है कि हर एक चीज की मनी वैल्यू, किसी चीज की मनी वैल्यू होगी तो हम उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग और ओनर अलग। तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि ओनर के एसेट्स हम क्यों बिजनेस की बैलेंस शीट में नहीं रख सकते, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने कहा कि ओनर अलग और बिजनेस सेपरेट है, दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। हम जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाएंगी, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द राइट आंसर इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। लास्ट है रिलेशन कंसेप्ट। ये तो सिंपली ये कहता है कि आप अपनी इनकम को तब अपनी इनकम मान लो जब आपने गुड्स की डिलीवरी दे दी, चाहे पेमेंट आपको रिसीव हुई या नहीं हुई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाई जाती है बुक कीपिंग? तो दोस्तों बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ए प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग में आती है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस में मैंने बताया हुआ है, वीडियोस देख लो आप उसमें। उसके बाद बी रिकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग। जो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्ट है वो है रिकॉर्डिंग करना, जर्नल बनाना और पोस्टिंग इनटू लेजर्स। तो सही आंसर है इसका बी। ओनली प्रॉफिट लॉस अकाउंट गलत है, ऑल ऑफ दिस तो है नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। समराइजिंग इन्वॉल्व। समराइजिंग में जो अकाउंटिंग प्रोसेस में एक वर्ड आता है समराइजिंग, उसमें हम क्या क्या बनाते हैं? तो ऑप्शंस आर ट्रायल बैलेंस, बी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सी बैलेंस शीट या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों जब हम समराइजिंग करते हैं, समरी करते हैं, तो उसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाते हैं और हम सी बैलेंस शीट भी बनाते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। जो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज फॉलोज। दोस्तों कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है इट मींस वो आपकी इनकम है, और आपको पता है एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं और इनकम्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अगर हमें कोई कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ तो उसको हम कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे? ए कैश डिस्काउंट इज क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कि कैश डिस्काउंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे किसमें? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। अभी मैंने बताया इन एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं लेकिन इनकम्स को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि हमारे लिए वो इनकम है। सो द राइट आंसर इज ए। बी था कैश डिस्काउंट इज रिड्यूस फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट को हम रिड्यूस नहीं करते इनवॉइस प्राइस से, हम किसको रिड्यूस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट को। तो ये गलत है, नन ऑफ द अबव गलत है, क्योंकि दोनों में से कोई नहीं। ए तो इसका आंसर था ही, एनी ऑफ ए एंड बी, और ए और बी में से कोई भी, वो गलत है। ए इज द राइट आंसर कि डिस्काउंट को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि डिस्काउंट हमारी इनकम है और इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑन इंट्रास्टेट दैट इज विद इन द स्टेट। अगर हम विद इन द स्टेट कोई गुड्स खरीदें या बेचें, परचेज ऑफ गुड्स खरीदने पे विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी इज लेवाइड। इसमें से कौन सी जीएसटी है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो लगाया जाता है? कब? विद इन द स्टेट। अगर सपोज हम जम्मू में काम कर रहा हूँ, जम्मू में मैंने कोई चीज़ खरीदी, तो उस केस में मुझे कौन सी जीएसटी पे करनी होगी? तो उसमें लगती है दोस्तों सीजीएसटी यानी सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होती है इंट्रास्टेट, दूसरी होती है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट हो गया दो सिटीज के बीच, मतलब जम्मू में मैं रहकर अगर मान लो दिल्ली से गुड्स मंगाऊं तो उसको बोलेंगे इंटरस्टेट, और इस केस में लगती है सिर्फ आईजीएसटी। ये वाली आपको याद दिलाने के लिए सिर्फ कि उस केस में आईजीएसटी लगती है। इंट्रास्टेट यानी विद इन द स्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटरस्टेट यानी दो स्टेट्स के बीच अगर आप कोई सेल परचेज कर रहे हो तो उस केस में लगती है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए दोस्तों एक कंपाउंड जर्नल एंट्री। दोस्तों कंपाउंड जर्नल एंट्री किसे कहते हैं? वो एंट्री जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो, उसको कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कहता है कितने
एक कंपाउंड जर्नल एंट्री ए हैज इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, कि उसका डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। बी जनरली एक्सटेंड टू सेवरल पेजेस, एक से ज्यादा पेजेस में कई बार हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। सी डज नॉट रिक्वायर नरेशन, की नरेशन की जरूरत नहीं होती। और डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों जनरली एक्सटेंड टू सेवरल पेजेस, जरूरी नहीं है कि काफी सारे पेजेस में ये एक्सटेंड हो। डज नॉट रिक्वायर्ड, हर जर्नल एंट्री के साथ नरेशन चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑल ऑफ दिस तो फिर हो नहीं सकता। तो हैज इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, जो भी आपकी कंपाउंडेड जर्नल एंट्री है उसका डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होगा, ये पक्का है। जनरली एक्सटेंड टू सेवरल पेजेस, जाए ना जाए नेक्स्ट पेज में उसको रिकॉर्ड करें ना करें, इसी पेज में खत्म हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो सकता। इसलिए जो पक्के तौर पे बोला जा सकता है वो क्या है कि हमेशा इसके डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इन डिटरमिनिंग द नेट इनकम, जब हम अपना नेट इनकम या प्रॉफिट निकालते हैं फ्रॉम बिजनेस, ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू, यानी जितने भी खर्चे जिस पीरियड के हैं उसी पीरियड के इनकम में से निकाले जाएंगे। ये किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है? ए मैचिंग कंसेप्ट, बी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सी कॉस्ट कंसेप्ट और डी ड्यूअल कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो कहता है कि हर एक चीज की, जिस चीज की मनी वैल्यू है उसको हमें रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो प्राइस आपने किसी गुड्स को खरीदने में पे किया, आपको उसकी अकाउंटिंग उसी प्राइस पे करनी है। डुअल एस्पेक्ट कहता है कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। मैचिंग कंसेप्ट हमें कहता है कि आपको अगर अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो अपनी इनकम को अपने एक्सपेंस के साथ मैच करें, इनकम में से खर्चे निकालें और निकालने के बाद अपना प्रॉफिट निकालें। और यही क्वेश्चन था, किसने कहा? ये कहा हमें मैचिंग कंसेप्ट ने। चलिए जी लिख देते हैं इसका आंसर कि ये है मैचिंग कंसेप्ट ए। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। स्टॉक को हम कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस किस अजम्पशन पे लेते हैं? आपको याद होगा कंजर्वेटिज्म एक अजम्पशन है जिसने कहा एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसीडर नहीं करना। अगर एक स्टॉक की मेरे लिए कॉस्ट, मैंने खरीदा 20,000 में, लेकिन अब उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू उसकी 15,000 है, तो मैं किस प्राइस पे उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा या बैलेंस शीट में किस प्राइस पे शो करूंगा? तो याद रखना दोनों में से जो कम होगा, यानी 15,000। ऐसा इसलिए क्योंकि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमें कहता है कि एक्सपेक्टेड गेन को कंसीडर मत करो। जो चीज आप 15,000 की है 20,000 में आप कैसे बेचोगे, कैसे बिकेगी? इट मींस अगर आप उसको 20,000 में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो आप वायलेट कर रहे हो ये वाला रूल जिसने कहा गेन्स को कंसीडर मत करो। दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग गेन, कि आप गेन को एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी, लेकिन मार्केट वैल्यू 15,000 ही है, तो आपने विच एवरेज लेस के हिसाब से जो बनता है वो ले लेना। और ये किसने सिखाया हमें? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ने। कंसिस्टेंसी ने तो कहा कि एक जो मेथड आपने अडॉप्ट कर लिया अकाउंटिंग के लिए, आपको उसी मेथड को साल दर साल फॉलो करना है। रिलेशन कंसेप्ट ने तो ये कहा कि जब आप अपनी गुड्स डिलीवर कर देते हो, अपनी एप्लीकेशंस खत्म कर देते हो, तब आप अपनी इनकम को एज ए इनकम रिकॉग्नाइज करोगे या उसको रिकॉर्ड करोगे। और मैचिंग कंसेप्ट तो अभी मैंने बता दिया कि इनकम और एक्सपेंस करने के को मैच करने के बाद आपका जो प्रॉफिट निकालना है वो हमें सिखाया मैचिंग कंसेप्ट ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए बैड डेट रिकवर ड्यूरिंग द ईयर। हमें कोई बैड डेट्स थे वो अगर रिकवर हो गए तो क्या है हमारे लिए? ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों बैड डेट्स रिकवर हुए इट मींस कि जो डूबा हुआ पैसा हमारा था, जो एक समय डूब चुका था, वापस आ गया। इसलिए तो एक्सपेंडिचर तो वो हो ही नहीं सकता, ना कैपिटल और ना रेवेन्यू। अब है कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दोस्तों बैड डेट रिकवर होना एक बिजनेस का आम रूटीन हिस्सा है। जब हम बिजनेस करते हैं तो कुछ पैसा लोगों को उधार में कुछ गुड्स बेचते हैं, वो पैसा कई बार डूब जाता है, कई बार वापस मिल जाता है, एक रेगुलर फीचर है। तो जो बिजनेस का एक रेगुलर फीचर है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट इसलिए नहीं दोस्तों क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट हो गया कि वन टाइम, कभी आपको कोई फिक्स एसेट आपने बेचा, उस पर जो आपने पैसा लिया उसमें, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि वन टाइम है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से बाहर है। तो ऐसा कोई रिसिप्ट जो आपको बिजनेस से बाहर आई, जो वन टाइम है, नॉन रेकरिंग नेचर की है, वो कैपिटल रिसिप्ट है, तो वो आपका आंसर नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। ए सेकेंड हैंड कार इज परचेज्ड फॉर ₹10,000। हमने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी 10,000 में। द अमाउंट ऑफ ₹1,000 स्पेंड ऑन इस रिपेयर। इसकी रिपेयर पे 1,000 का खर्चा आ गया। 500 हमने इस कार के रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया और 1,200 रुपये हमने डीलर की कमीशन दे दी। दोस्तों सिंपल सी बात, आप कोई भी फिक्स एसेट खरीदो, उस पर जो भी खर्चा आएगा वो आपकी कॉस्ट में जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
आपने कितने में गाड़ी खरीदी? 10,000 में। उसके ऊपर आपने रिपेयर का कितना खर्चा कर दिया? 1,000। उसके बाद आपने इसकी रजिस्ट्रेशन कितने की? 500 की, और 1200 रुपए की डीलर की कमीशन। तो याद रखना है आपने ये कि कोई भी फिक्स एसेट खरीदो, उसके खरीदने पे कोई भी खर्चा आए, जिस टाइम हमने एसेट खरीदा उस समय कोई भी खर्चा आए उसकी कॉस्ट में जोड़ लेना है, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है, आपको उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ लेना है। तो अगर मैं अब इसका टोटल करूं 0 0 5 और 2 7, 1 और 1 2, टोटल कितना दिख रहा है? 12,700। तो मेरा आंसर रहेगा डी। तो आपने याद रखना है फिक्स एसेट की परचेज पे कोई भी खर्चा आएगा आपने उसकी कॉस्ट के साथ जोड़ लेना है। क्यों जोड़ लेना है? क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी वन टाइम एक्सपेंडिचर है। तो टोटल जो आएगा दैट विल बी योर कॉस्ट फॉर ए फिक्स एसेट। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत जल्द कल या परसों में लेके आऊंगा। आप प्रिपेयर रहें, कोशिश करें जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं, जितने भी आपके पास सोर्सेज हैं वो यूज करो, एमसीक्यूज सॉल्व करो, पहले बेसिक्स क्लियर करो, फिर एमसीक्यूज पे आओ, सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।